हमारे साथ श्री केपी काल्ला जी हैं, प्रेसिडेंट हैं के&आर रेल इंजीनियरिंग के। बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है, आज उसे नया आयाम मिल रहा है और उसके सूत्रधार बने हैं केपी काल्ला जी और उनकी कंपनी। हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि मुक्तिनाथ में एक केबल कार प्रोजेक्ट के&आर रेल इंजीनियरिंग शुरू करने जा रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा केबल कार प्रोजेक्ट होगा। और जाहिर सी बात है कि भारत और नेपाल के जिस तरीके के संबंध हैं, उसमें ये एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। काला साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो मुक्तिनाथ केबल कार प्रोजेक्ट नेपाल के साथ शुरू हो रहा है, जिसका एमओयू आपका साइन हुआ है, वो किस प्रकार से भारत और नेपाल के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाने वाला है? शेखर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, मुक्तिनाथ टेम्पल इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड अगर हम आज देखते हैं तो वहाँ पर जो अप्रोच है बहुत ही चैलेंजिंग है। काठमांडू से अगर हम मुक्तिनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए जाते हैं तो लगभग 1.5 दिन लगता है, क्योंकि आप रात्रि के समय गाड़ी नहीं चला सकते। और ये जो केबल कार प्रोजेक्ट है लगभग 80 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें लगभग 19 बोर्डिंग डी बोर्डिंग पॉइंट्स होंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी देगा, जिसके अराउंड टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि ये एडवेंचर टूरिज्म को भी एड्रेस करेगा और रिलीजियस टूरिज्म को भी एड्रेस करेगा। और खाली ये मुक्तिनाथ टेम्पल को नहीं, बीच में नेपाल के और जितने भी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उन सबको जोड़ता हुआ जाएगा। इसके अलावा एक जो इसमें गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जहाँ तक हम समझते हैं इसमें टूरिज्म को एक बहुत बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली एमिशन फ्री है, क्योंकि जो केबल कार है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें किसी तरह का गैसियस एमिशन नहीं आता है जैसे कि व्हीकल में आता है, तो इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। कई बार इस तरीके की स्थिति बनती है जिससे नेपाल का जो भौगोलिक ढांचा है वो अपने आप में बड़ा लोगों को परेशान करता है, वहां की सरकार हो या वहां के लोग हो। तो ऐसे में जो प्रोजेक्ट मुक्तिनाथ प्रोजेक्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा केबल कार प्रोजेक्ट है, उसमें चुनौतियां आप क्या क्या देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो केबल कार होगी वो दो पहाड़ियों के बीच में चलती हुई नजर आएगी। उसमें कई जगह पे ऐसे ज्वाइंट्स होंगे जिसको लेकर के आपकी जो संरचना है वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ये सारी चीजें किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं और हैं किस तरीके की चुनौतियां? देखिए, अगर हम एक हिल स्टेशन को देखते हैं तो हिल स्टेशन में जिस तरह की चुनौतियां आती हैं वो सारी यहाँ पर हैं। क्योंकि अगर हम एक हिल स्टेशन में जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हम एक बसावट वाले एरिया को देखते हैं, बट उसके पीछे जहाँ पर बसावट नहीं है वहां पर अगर काम करना पड़े तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी। आप साल में 3 महीने काम नहीं कर सकते क्योंकि बर्फ पड़ी होती है। इसके अलावा मानसून के समय लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। और जैसे कि आपने खुद बोला कि पहाड़ों के बीच में से इसे ले जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें लगभग 19 स्टेशन हैं, जिसमें से कि 8 कंपलसरी बोर्डिंग और डी बोर्डिंग पॉइंट्स हैं। और ये सब को कंसिडर करते हुए हमने डीपीआर रिपोर्ट जो बनाई है उसमें सारी हमने चुनौतियां निकाली हैं। इन सब के अलावा एक बड़ी चीज़ ये भी है जो हमें हमारे ध्यान में है, वो ये है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी कल्चरल टीम्स काम करेंगी और उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। ये सब चुनौतियां हमने आइडेंटिफाई करी हुई हैं और एज अ कंपनी हम इन सब चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। और हमें उम्मीद है कि हम ये प्रोजेक्ट अपने वक्त पर पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है काला साहब, जिस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया है और उसमें भारत का जिस तरीके से मान बढ़ा है और भारत नेपाल के संबंध जो हैं सो हैं ही, उसमें आपने सीधी टक्कर दे दी है चीन को। क्योंकि चीन अब तक नेपाल के साथ में कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर काम कर रहा था, उनकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा था। और बीच में हमने देखा कि भारत और जो नेपाल के संबंध है उसमें डिस्टरबेंस पैदा करने का काम चीन ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे देश हैं जो शातिराना अंदाज में काम को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसको कहते हैं विघ्न संतोषी, उनको विघ्न डाल के ही संतोष मिलता है। तो ऐसे में जो चीन को आपने चुनौती दी है, इससे कैसे पार पाने वाले हैं?
देखिए, हम एक कंपनी है, व्यावसायिक कंपनी है, हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में नहीं पड़ते हैं और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, हमने इस प्रोजेक्ट को उसकी कमर्शियल वायबिलिटी के ऊपर उठाया है और हम इस प्रोजेक्ट से इसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मानते हैं और इसे करना चाहते हैं। हमारा मतलब किसी कंट्री के साथ या किसी जियोपॉलिटिक्स में मतलब कोई वो नहीं है। दूसरा ये यू चीज नो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि जिस तरीके से हम लोग भारत में हमने देखा ना कोंकण रेलवे बहुत एक अपने आप का बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर हमारी जो भारतीय रेल इंजीनियरिंग है वो अपने मुकाम हासिल कर रही है। नेपाल में जिस तरीके की चुनौतियां हैं और केवल इतना ही नहीं है, जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर अपनी तरह से कुछ चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे उस देश की जो कंपनी जैसे काम कर रही है वहां के लोगों के साथ में, तो इसका अनुभव आपको कैसे रहा है? देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि जैसे मैंने अभी पहले बोला कि हम इसमें देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी कल्चरल टीम काम करेंगी। इसमें खाली ये नहीं है कि हम नेपाल में जाके काम करेंगे। हम और विदेशी टेक्नोलॉजी भी लाएँगे, उन लोगों के साथ भी काम करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर प्रोजेक्ट में सबका इच्छा काम करने की है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता ही है। चुनौतियाँ तो हर प्रोजेक्ट में आती हैं। एक साथ काम करना है, टीम स्पिरिट में काम करना है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और भविष्य में इस तरीके की परियोजनाओं पर आप काम करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? किस तरीके की परियोजनाएं हैं, कौन से जगह हैं? देखिए, एज़ अ कंपनी हम ध्यान कर सकते हैं कि कौन-कौन से टेंडर्स आ रहे हैं, कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स कमर्शियली हमें वायबल लगते हैं और हमारे कोर कॉम्पिटेंस के हिसाब से रखते हैं, हम उसमें जाकर बिड करते हैं और उसमें जाकर प्रोजेक्ट में काम करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक रहा भविष्य का सवाल, हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखेंगे और जो भी प्रोजेक्ट्स हमारी कोर कॉम्पिटेंसी के हिसाब से कमर्शियली वायबल होंगे, उसमें हम ज़रूर जाके काम करने की कोशिश करेंगे। ये कहना इस वक़्त कौन-कौन से आ रहे हैं या कहाँ-कहाँ काम करेंगे, तो वो अभी मुश्किल होगा। काला साहब, आखिर में ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुक्तिनाथ प्रोजेक्ट में जिस तरीके से आप साझेदार बने हैं, क्या कोई इसका धार्मिक कारण भी है? देखिए, बीइंग अ इंडियन कंपनी दैट टू फ्रॉम southern part of India, religion is definitely important for us, but commercial viability of the project is equally important, if not more. चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से भारत और नेपाल के संबंध बीते दशकों में रोटी बेटी के रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, काला साहब और उनकी कंपनी इसे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तत्पर है। और जाहिर सी बात है कि भारत जिस तरीके से दुनिया में अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसमें K&R इंजीनियरिंग, रेल इंजीनियरिंग नेपाल में जिस तरीके से केबल कार प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं काला साहब आपको, हमारे दर्शकों को जी, भी। थैंक यू। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार।